स्पेन के तट पर एक छोटे से पहाड़ी कस्बे की कल्पना कीजिए। नाम है सालोब्रेना। सोचिए, चारों तरफ सफेद दीवारें, पतली पतली गलियां और हर घंटे चर्च की घंटी की एक जानी पहचानी आवाज। दिन के उजाले में तो ये जगह बिल्कुल किसी पोस्टकार्ड की तस्वीर जैसी लगती है, पर इस खूबसूरती के पर्दे के पीछे ना एक बहुत ही गहरा और डरावना राज छिपा हुआ है। तो जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई रूह ये मान बैठे कि आप ही वो दूल्हा हैं जिसका वो सदियों से इंतजार कर रही है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना सोचकर भी। चलिए आज इसी डरावनी कहानी के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि इसका अंजाम आखिर होता क्या है। तो इस कहानी का हीरो है माटेओ गुरेरो। वो इस अजीब से शहर में बिल्कुल एक अजनबी है और उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि सालोब्रेना की इस गहरी खामोशी के पीछे कितना भयानक सच छिपा हुआ है। दिन के वक्त सालोब्राना को देखिए, कितना खूबसूरत, कितना जिंदा दिल है कस्बा। पत्थर जड़ी गलियां, चर्च की घंटियों की आवाज, सब कुछ एकदम परफेक्ट। लेकिन जैसे ही रात होती है ना, ये पूरा का पूरा शहर मानो बदल सा जाता है। एक अजीब सी डरावनी खामोशी छा जाती है। गलियां बिल्कुल सुनसान हो जाती हैं और हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल जाती है। तो माटेओ गुरेरो सिर्फ 19 साल का एक लड़का, मैड्रिड से आया आर्किटेक्चर का स्टूडेंट। वो यहाँ यूरोप की ऐतिहासिक इमारतों पर अपनी रिसर्च के लिए आया था। लेकिन यहाँ आते ही उसे एक बहुत ही अजीब बात खटकने लगी। उसने देखा कि जैसे ही सूरज ढलता है, शहर के सारे लोग अपने अपने घरों में बंद हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे वो किसी अनदेखे खौफ से छिप रहे हों। अपनी रिसर्च के सिलसिले में ही एक शाम माटेओ घूमते घूमते चर्च के पास बने एक पुराने कब्रिस्तान में जा पहुंचा। बेचारे को क्या पता था कि उसकी ये खोज उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी भूल साबित होने वाली थी। और वहां उस सुनसान कब्रिस्तान के अंदर एक कब्र के ठीक पास उसे एक बहुत ही अजीब सी चीज दिखी। एक पुराना, लगभग गल चुका शादी का मंडप। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी की शादी हुई हो और सब कुछ बस वहीं का वहीं छोड़ दिया गया हो। लेकिन एक कब्रिस्तान के अंदर शादी का मंडप, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। तो वो थोड़ा पास गया देखने के लिए। उसने देखा कि उस मंडप पर अभी भी सूखे हुए फूल लगे हुए थे और उसके ठीक नीचे की जो जमीन थी वो आसपास की मिट्टी के मुकाबले कुछ ज्यादा ही काली और गीली थी। और फिर उसकी नजर पड़ी पैरों के निशानों पर जो गीली मिट्टी में बने थे और सीधे उस मंडप तक आकर खत्म हो गए थे। उसी रात जब माटेओ अपने कमरे में था, उसे पहली बार कुछ अजीब सा महसूस हुआ। पहले तो उसे कपड़े के सरसराने जैसी एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। फिर उसने अपनी खिड़की से बाहर झांका और देखा कि गली के दूसरे कोने पर एक सफेद परछाई है। ऐसा लगा जैसे कोई औरत एक लंबे सफेद गाउन में खड़ी हो, और इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाता, वो परछाई वहीं हवा में गायब हो गई। अगली रात माटेओ ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और वो वापस उसी कब्रिस्तान में गया। और तब उसने उसे पहली बार इतने करीब से देखा। ठीक उसी शादी के मंडप के नीचे वो खड़ी थी। हवा का एक झोंका आया, उसका घूंघट हटा और माटेओ की तो जैसे सांस ही रुक गई। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था, जैसे उसमें खून ही ना हो। उसकी आंखें खौफ से भरी थीं और उसके पैर जमीन पर थे ही नहीं। खौफ से बुरी तरह कांपते हुए मातेओ अगली सुबह सीधे अपने गेस्ट हाउस के बूढ़े केयरटेकर के पास गया। और जब उसने उसे सब कुछ बताया तो मानो सदियों पुरानी एक भूली हुई कहानी फिर से जिंदा हो गई। उस बूढ़े केयरटेकर ने उसे बताया कि ये बात है साल 1889 की। इजाबेला रोमेरो नाम की एक लड़की थी जिसकी शादी हावियर मोरालेस नाम के एक लड़के से होने वाली थी। मंडप ठीक उसी जगह पर बना था, लेकिन शादी की रात हावियर ने उसे धोखा दे दिया और किसी दूसरी औरत के साथ शहर छोड़कर भाग गया। बेचारी इजाबेला पूरी रात उस मंडप में अपने दूल्हे का इंतजार करती रही और सूरज निकलने से ठीक पहले टूटे हुए दिल से उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। और बस उसी दिन से लोग उसे कॉप्स ब्राइड के नाम से जानने लगे, मतलब मुर्दा दुल्हन। कहा जाता है कि इजाबेला की रूह आज भी अपने शादी के जोड़े में उस कब्रिस्तान में भटकती है और हमेशा अपने उस धोखेबाज दूल्हे का इंतजार करती है। लेकिन माटेओ के लिए अब यह सिर्फ एक कहानी नहीं रह गई थी। बहुत ही जल्द ये भूत या साया एक ऐसा पीछा करने वाला था जिसका अंत सिर्फ और सिर्फ उसकी मौत से होना था। अगले दिन डरा सहमा माटेओ मदद मांगने के लिए चर्च के पादरी के पास गया और वहीं पर एक बहुत ही भयानक सच सामने आया। पादरी ने उससे एक सवाल पूछा कि क्या वो उस कब्रिस्तान से कोई चीज अपने साथ लाया था,
और तब माटियो को याद आया कि उसने उस शादी के मंडप से कुछ सूखे हुए फूल उठा लिए थे, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। और इसके बाद पादरी ने जो कहा, उसे सुनकर तो माटेओ के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। पादरी ने कहा, उस रूह को लग रहा है कि उसका दूल्हा उसे लेने के लिए वापस आ गया है। उन फूलों को उठाकर माटेओ ने अनजाने में ही खुद को इजाबेला की रूह से जोड़ लिया था। इसके बाद तो खौफ का सिलसिला और भी ज्यादा बढ़ गया। कदमों की आवाज अब उसके कमरे के दरवाजे तक आने लगी थी। एक रात उसने अपनी आंखों से देखा कि उसके कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल रहा है। दरवाजा पूरा खुल गया, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। और फिर जब उसने खिड़की की तरफ देखा तो वही खौफनाक चेहरा कांच के उस पार से उसे घूर रहा था। अब ये खौफ सिर्फ देखने या सुनने तक ही नहीं रह गया था। माटियों को हर समय एक अजीब सी गंध आने लगी, गीली मिट्टी और सड़े गले फूलों की मिलीजुली महक, बिल्कुल ऐसा जैसे कोई कब्र उसके साथ साथ चल रही हो। पादरी की चेतावनी के बाद माटेओ ये तो समझ गया था कि उसे इसी वक्त सालोब्रेना छोड़कर भागना होगा, लेकिन सवाल ये था कि क्या वो मुर्दा दुल्हन अपने दूल्हे को इतनी आसानी से जाने देती। तो एक तरफ माटियों का प्लान था, अपना सामान पैक करो और जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाओ। पर दूसरी तरफ उस रूह का भी अपना एक प्लान था, अपने दूल्हे पर अपना हक जताना और उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रख लेना। जिस रात माथेओ ने भागने के लिए अपना सामान पैक करना शुरू किया, ठीक उसी वक्त मौसम ने भी अपना मिजाज बदल लिया। आसमान में घने काले बादल छा गए और एक जबरदस्त तूफान आ गया। और फिर अचानक से पूरे गेस्ट हाउस की लाइट चली गई। अब माटियो उस घने अंधेरे कमरे में तूफान के शोर के साथ बिल्कुल अकेला था। अभी आसमान में जोर से बिजली कड़की और उस एक पल की रोशनी में माटेओ ने जो देखा, उससे उसकी चीख गले में ही दबकर रह गई। वो मुर्दा दुल्हन ठीक उसके सामने खड़ी थी। जब तक केयरटेकर भागकर माटेओ के कमरे तक पहुंचा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो वहां था ही नहीं। कुछ घंटों तक ढूंढने के बाद आखिरकार उसकी लाश मिली, उसी कब्रिस्तान में, उसी शादी के मंडप के ठीक नीचे, गीली काली मिट्टी में आधी दफन। सालोब्रेना के लोग आज भी यही कहते हैं कि उस मुर्दा दुल्हन ने आखिरकार अपना दूल्हा ढूंढ ही लिया और माटिये को हमेशा के लिए अपने साथ ले गई। लेकिन एक सवाल है जो आज भी उस शहर की हवाओं में गूंजता है। क्या आज भी वहां से गुजरने वालों को उस कब्रिस्तान के पास कोई अकेली दुल्हन इंतजार करते हुए दिखती है, या फिर सदियों का अपना अकेलापन खत्म करके वो अब जा चुकी है?